सर आपका माइक बंद। Okay, good afternoon. गुड Good आफ्टरनून सर। afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन को अगर हमें समझना हो तो हमें पहले कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करें, लेट अस डिफाइन व्हाट इज सरफेस टेंशन। लिखो, it is defined as the force acting. It is defined as the force acting per unit length. It is defined as the force acting per unit length on the free surface of the liquid. On the free surface of the liquid. लिख लिया? Yes, sir. और डाल के एक डेफिनेशन और लिखें। It is the property by virtue of which the free surface of a liquid. It is the property by virtue of which the free surface of a liquid at rest behaves like a stretched membrane. Behaves like a stretched membrane tending to possess minimum surface area. Tending to possess minimum surface area. ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा, the direction of this force is perpendicular to या परपेंडिकुलर रहने दो, इसको ऐसा लिखो, the direction of this force is tangential to the free surface. The direction of this force is tangential to the free surface. Actually, if this is the free surface of the fluid or free surface of the liquid, then अगर हम इस लाइन की बात करें तो this force is perpendicular to this line. But वैसे देखा जाए
So this force is always tangential to the free surface. ठीक है, यानी ये फोर्स हमेशा टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस आपको दिखाई देगा, बट जैसा कि हमने कहा था कि सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जब हमने कहा सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो कौन सी लेंथ के, ये जो लेंथ ऑफ द सरफेस एरिया है, इस लेंथ ऑफ द सरफेस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा as we have shown in the figure, but it is always tangential to the surface area. ठीक है, यस सर एक बार ये फोर्स कौन सी होगी, ये वाली जो लगेगी फर्स्ट? अच्छा देखो, लेट्स से कि हमारे पास कोई भी एक वेट अ मिनट, अच्छा लेट्स से कि ये हमारे पास एक पॉलीथिन है, अ पीस ऑफ पॉलीथिन। ठीक है, अगर मैं इसको बेटा स्ट्रेच करने की कोशिश करूं, तो आप देख रहे हो ये एक लाइन क्रिएट हो गई यहाँ पर। यस सर। मैंने इसको छोड़ दिया तो ये वैनिश हो जाएगी। ये ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करी तो एक लाइन क्रिएट हो गई ना। तो यस हाँ जी सर। जब भी कभी हम किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस की बात करते हैं, देन इट ट्राइज टू अटेन द मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने के लिए वो अपने आप को साइड से ऐसे कर्व कर लेगा। तो जब वो अपने आप को साइड से ऐसे कर्व करेगा, तो ये जो सेंटर पर लाइन आपके पास बनेगी, इसके या तो परपेंडिकुलर हो, इस लेंथ के परपेंडिकुलर हो, या फिर हम कहते हैं कि सरफेस के टेंजेंशियल रहेगी। ठीक है, यस। तो ये स्ट्रेचिंग फोर्स है जिसकी वजह से फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड ट्राइज टू अटेन द मिनिमम सरफेस एरिया। ओके सर। ठीक है, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। अब इससे पहले कि हम सरफेस टेंशन को और डिटेल में पढ़ें, हमें यहाँ पर यह समझना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने आप को इस तरह से फ्री सरफेस को इस तरीके से स्ट्रेच जब करते हैं, तो कौन कौन सी फोर्सेस वहां पर काम कर रही होती हैं। इन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जनरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक फोर्स होती है बेटा आपकी फोर्स ऑफ कोहेशन, और दूसरी फोर्स होती है फोर्स ऑफ अधेशन। अगर हम फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ अधेशन की बात करें, तो ये फोर्सेस कहां कहां पर एग्जर्ट करेंगी, फोर्सेस या कहां कहां पर एग्जिस्ट करेंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस डिफाइन द फोर्स ऑफ कोहेशन फर्स्ट। देखो बेटा, फोर्स ऑफ कोहेशन, it is the force of attraction, it is the force of attraction between the molecules of same substance. It is the force of attraction between the molecules of same substance, and is also known as cohesive force. It is this force which keeps the particles of solids packed very close together.
and gives them rigidity and gives them rigidity and a definite shape. This force is very strong in case of solids. This force is very strong in case of solids and weak in case of liquids and extremely weak in case of gases. ठीक है? लास्ट लाइन रिपीट कर दो. Extremely weak in case of gases. हो गया? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अधेशन. This is also a force of attraction. This is also a force of attraction between the molecules of two different type of substances. सर एक मिनट रिपीट करना. This is a force of attraction between the molecules of two different type of substances. जैसे अधेसिव फोर्स की बात करें तो हम अधेसिव फ्लूइड्स होते हैं हमारे पास, लाइक फेविक्विक है, फेविकॉल है, 3 बॉन्ड है. तो हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को अगर आपस में जोड़ना चाहते हैं, देन वी यूज दीज टाइप ऑफ अधेसिव्स. ठीक है? तो द फोर्स व्हिच एक्ट्स देयर इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स. ठीक है? Okay, sir. Which is basically used to bound the molecules of two different types of objects. Like अगर मान लो कि हमें दो let's say wooden blocks को आपस में जोड़ना है. ठीक है? अब it also depends upon कि दो woods हो सकता है कि different trees की हो, same ना हो. ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम wooden blocks के साथ कुछ लेट्स से कि प्लाईवुड को अगर हम चिपकाना चाहते हैं या फिर हम लोग एक कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट को हम उसके साथ फिक्स करना चाहते हैं, तब भी हम लोग कई बार क्या करते हैं, इस तरह के अधेसिव्स यूज करते हैं. ठीक है? यस सर. तो जो फोर्स वहां पर एक्सर्ट करती है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अधेशन. और ये हमेशा टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सर्ट करेगी. जनरली क्या होता है कि cohesive forces are natural forces, adhesive forces are also natural forces. Like अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें या अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज ऑलवेज अ cohesive force. हेलो, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा, तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देयर इज ऑलवेज एन अधेसिव कोहेसिव फोर्स. लेकिन यही बात अगर आप मिल्क के साथ करें तो मिल्क के अंदर तो मिल्क के कंपोनेंट्स भी हैं, फैट भी है, प्रोटीन भी है, साथ ही साथ वाटर भी है. तो वहां पर जो फोर्सेस एक्सर्ट करेंगी उन फोर्सेस को आप क्या कहते हो? अधेसिव फोर्सेस कहते हो. ठीक है? यस सर. यस सर. ठीक है? तो उनको आप कोहेसिव फोर्स वहां पर नहीं बोलेंगे. तो adhesive forces are generally strong, attractive forces होती हैं, attraction होती है adhesive forces में भी, cohesive force भी attractive forces होती हैं. That is why the shape and the volume of a particular given substance in case of solids is
remains in contact. ठीक है, नेक्स्ट लिखें एग्जाम्पल। अगर हम देखें अधेसिव फोर्स का, तो जैसे कि मैंने बोला अगर हमें पेपर्स को आपस में चिपकाना है तो भी, या फिर पेन, अभी जैसे कि मैं पेन से बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो जो इंक वी आर यूजिंग, ठीक है, दैट इंक एंड दिस बोर्ड, वो दोनों आपस में क्या कर गए हैं, स्टिक कर गए हैं एक दूसरे के साथ। तो ये फोर्स भी कैसी है, अधेसिव फोर्स। आप अपनी कॉपी में लिखते हैं पेन से, अभी इसको तो मैं खैर वाइप ऑफ कर सकता हूं, बट आप अपने पेन से अगर कॉपी के अंदर लिखते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू वाइप इट ऑफ। क्यों? क्योंकि वहां पर अधेसिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, Yes. ठीक है, लाइक ग्रेफाइट है, जो आपका पेंसिल का लेड होता है वो ग्रेफाइट है, उससे आप जब लिखते हो तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसको भी रिमूव करने के लिए आपको रबर इज रिक्वायर्ड एंड इरेजर इज रिक्वायर्ड। अगर आप वैसे करके उसको मिटाना चाहें तो नहीं मिटेगा, लेकिन इरेजर से मिट जाएगा वो। ठीक है, तो जनरली दीज फोर्सेस आर आल्सो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब ये सर तो फिर हाँ, हम फिर ऐसे वेट बॉडीज को भी कंसिडर कर सकते हैं ना कि वो एडहेसिव फोर्स है उनके। कौन सी बॉडीज को? वेट कोई एग्जांपल दो। मतलब दीवार के ऊपर पानी आपने डाल दिया, इट स्टेज देयर फॉर लाइक। हाँ, इट स्टेज देयर, क्योंकि वो उसके पोर्स के अंदर चला जाता है, सरफेस टेंशन या कैपिलरी एक्शन वहां पर काम करना शुरू कर देता है। सो इज इट कंसिडर्ड एन एडहेसिव फोर्स और? आप वाटर के लिए नहीं कह सकते, वाटर के लिए नहीं कह सकते, बट हाँ, व्हाइट वॉश अगर आप करते हो वॉल्स के ऊपर तो वो आप कह सकते हो। पेंट अगर आप करते हो वॉल्स के ऊपर तो आप कह सकते हो कि वो एडहेसिव फोर्स है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हमने बात की कि ये दो तरह की होती है, एक कोहेसिव और दूसरा अधेसिव। अब ये कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस में जो फोर्स है, जनरली अभी हमने बोला कि ये अट्रैक्टिव भी होगा, लेकिन अभी तक हमने रिपल्सिव की बात नहीं की थी, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन आल्सो बी रिपल्सिव। अब ये रिपल्सिव कब हो सकती हैं, इसी के बारे में बात करेंगे, और इसको हम समझेंगे एक ग्राफ के थ्रू, एंड दिस इज बेसिकली अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और इसको आपको याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो बोर्ड पे बना रहा हूं, उसको आप ध्यान से बनाएंगे, और ये ग्राफ आपसे पेपर में बनवाया जा सकता है। तो वेरिएशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस with distance, variation of intermolecular forces with distance। हाँ ठीक है, क्लियर है ना? सर ये डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फोर्स होगा ना जो हम लगाएंगे, पर मतलब इंटरमॉलिक्यूलर ही चलेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही चलेगा। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ हम एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ ही डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो, अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं, लाइक मैंने शायद पहले पूछा भी होगा, हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली प्रोटॉन इज पॉजिटिव, है ना, यस। एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। बट अगर मैं पूछूं कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, ओ सॉरी, व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्शन is there in between the protons and neutrons and protons and protons itself, or neutrons and neutrons itself inside a nucleus, inside the nucleus of an atom? तो जनरली हम कहते हैं न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर हम लोग देखें, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस। अट्रैक्शन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकली प्रोटॉन्स आर ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन वहां रिपल्शन होता नहीं है।
क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि वहां पर एक्ट करती हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, बिकॉज द डिस्टेंस इज सो स्मॉल कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की रेंज के बाहर चला गया। यानी अगर हम चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन की बात करें तो इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस can only be obtained electrostatically या electrically when the distance is in between 10 to the power minus 15 meter to few kilometers. But न्यूक्लियस के अगर रेडियस की बात करें तो न्यूक्लियस का अपना रेडियस ही 10 to the power minus 15 मीटर की रेंज में होता है। तो लेट्स से इफ द न्यूक्लियस कंटेन्स 10 न्यूक्लियाई 10 इंटर sorry 10 न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मींस द पार्टिकल्स व्हिच इट कंटेन्स। तो एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो तो बहुत मतलब जो रेडियस होगा वो तो बहुत ही छोटा होगा, तो दूसरे के साथ जो उसका इंटरैक्शन होगा वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से भी छोटे डिस्टेंस पर हो रहा होगा। तो वहां फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस की तरह से काम करती हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है? Yes, sir. तो हम लोग यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स की बात यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है? ओके सर। Yeah. तो अगर ये मेरा ओरिजिन है तो ओरिजिन से ऊपर होगा बेटा रिपल्शन, और यहाँ है हमारे पास अट्रैक्शन, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और इस ग्राफ में समझने लायक बात ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये दिस इज 35 नैनोमीटर्स। ये जो यहाँ पीक बन रही है दिस इज समवेयर अराउंड 50 नैनोमीटर्स, और ये है आपका 100 नैनोमीटर्स। ये आर है। अब इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे आपको बतानी है, लिखो और उस बात को थोड़ा सा ध्यान से याद रखना। अभी मैंने आपको बोला कि जनरली चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रिकल होती हैं, या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जनरली इलेक्ट्रिकल होती हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर की बात करते हो तो वाटर किससे मिलके बना हुआ है? देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यही है ना? यस सर। यस सर। तो उनकी बॉन्डिंग कैसी है? इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग। ठीक है? यस सर। तो लिखो बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल। अच्छा मैं साइड हो जाता हूं, यहां से इसको बना भी लेना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर। किसी जगह ओरिजिन भी लिखा हो सकता है, नेचर के साथ ब्रैकेट में लिख लेना ओरिजिन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल होता है। When the distance between the two molecules is greater than 35 nanometers, is greater than 35 nanometers, the distribution of charges is such that mean distance is such that mean distance between opposite charges is slightly less than mean distance
between the opposite charges is slightly less than the mean distance between like charges. Mean distance between opposite charges is slightly less than mean distance between the like charges. अब बेटा इस बात को याद रखेंगे कि जो फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर आर रिड्यूस होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा. तो अभी हमने क्या बोला कि मीन डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, यानी दो चार्जेस हैं, लेट्स से एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है किससे? डिस्टेंस बिटवीन द लाइक चार्जेस, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो. इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो अब आप खुद सोचो, जहां डिस्टेंस कम होगा वो वाली फोर्स का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग होगा. यस यस सर. तो इसका मतलब जो डिस्टेंस अगर 35 नैनोमीटर से ज्यादा है तो फोर्स हमेशा कैसी रहेगी? अट्रैक्टिव रहेगी, बिकॉज अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, ठीक है बेटा. यस सर एक बार रिलेशन वाला पार्ट वापस बताते हैं, फोर्स और ये डिस्टेंस. चलो ठीक है. ये सर. और बात एक और बात, मेरे ये को जो topic- आपने स्टार्टिंग में बोला था टेंजेंशियल वाला, वो भी मेरे को समझ में नहीं आता, तो आप एंड वो ऑफ अभी क्लास में समझा. टेंजेंशियल वाला पार्ट अभी समझेंगे, पहले ये वाला समझ लेते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सरफेस टेंशन जिस वजह से क्रिएट होती है, हम उन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर Okay, फोर्सेस के sir. पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. व्हेन वी मूव ऑन टू द सरफेस टेंशन तो उसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. ठीक है. ओके. हाँ, अच्छा देखो बेटा, जनरली क्या होता है कि जो फोर्स होती है बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर हम ये कहें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r स्क्वायर, तो यहाँ इस बात पर डिपेंड करेगा कि q1 और q2 का प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है. लेट्स से कि q1 पॉजिटिव है एंड q2 नेगेटिव है, तो इसकी फोर्स हमेशा ही मुझे नेगेटिव मिलेगी ना. दक्ष नेगेटिव मिलेगी. चार्जेस अगर अपोजिट है तो फिर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, एज पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट हो रहा है अपना. वो तो स्टैटिक है ना बेटा. देखो सुनो, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, एक नेगेटिव चार्ज ये रहा, दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r. यस सर. तो फोर्स तो नेगेटिव रहेगी ना. हाँ जी सर. यस सर. ठीक है, तो उसने ये कहा कि अगर डिस्टेंस कम हो किससे? इससे कि दोनों ही चार्जेस आपके पॉजिटिव हैं. अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो जो फोर्स आपकी नेगेटिव वाली फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई. यस सर. तो अगर वो फोर्स स्ट्रांग हो जाती है तो इसका मतलब जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा. तो ये हमने दिखाया कि 0 से नीचे आपको क्या मिल रही है? अट्रैक्शन मिल रही है, लेकिन वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो 35 नैनोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर. ठीक है, ओके सर. ये बात क्लियर हो गई. दक्ष ये बात क्लियर है बेटा? यस सर. फोर्सेस का इंटरैक्शन अभी क्लियर है कि कब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी और कब रिपल्सिव होगी. यस सर. So these forces are repulsive in nature when the distance is less than 35 nanometers. जब distance less than 35 nanometers हो जाएगा तो like charges के बीच का distance कम हो जाएगा और unlike charges के बीच का distance बढ़ जाएगा. तो उस केस में force कैसी हो जानी चाहिए? Repulsive हो जानी चाहिए.
ठीक है, ओके सर। तो ग्राफ बना लिया, थ्योरी लिख ली, लिख ली बेटा? यस सर। Yes. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप वेंडर वॉल्स फोर्सेस भी कह सकते हो, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes. अच्छा ठीक, आपने कुछ इंसेक्ट्स को देखा होगा, जो इंसेक्ट्स कभी कभी वाटर के फ्री सरफेस के ऊपर मूव कर जाते हैं या मूव करते हैं, देखा है कभी? कोई वीडियो कोई रिपीट करना। मैंने बोला आपने कभी कभी कोई वीडियो देखी होगी या वैसे भी लाइव देखा होगा, जैसे मस्कीटोज होते हैं वो वाटर के फ्री सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वाटर के फ्री सरफेस के ऊपर मूव भी कर जाते हैं। इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, बर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दे यूज टू बेसिकली वॉक थ्रू, है ना, द फ्री सरफेस। दिस इज बिकॉज कि जो सरफेस टेंशन है वाटर के फ्री सरफेस का, दे बेसिकली यूज दैट फ्री सरफेस, दैट सरफेस टेंशन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, उसके ऊपर मूव करते हैं वो। और वो इसी वजह से मूव कर पाते हैं कि उस सरफेस टेंशन से, मतलब उनकी जो लेग्स होती हैं, दे वर नॉट एबल टू पास थ्रू द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, जस्ट बिकॉज के वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा है, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब ये जो सरफेस टेंशन वहां क्रिएट होती है, जो अमृत ने बोला कि मुझे फिर से समझना है कि एग्जैक्टली ऐसा वहां पर क्या हो रहा होता है, तो समझो अगर आपके पास किसी भी फ्लूइड का फ्री सरफेस है, ठीक है, कभी आप एक ऑब्जर्व करके देखना, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे बेटा। अभी आज अपने घर में एक ग्लास लेंगे, ठीक है, और ग्लास होना चाहिए ग्लास का, स्टील का नहीं, यानी शीशे का ग्लास, ठीक है? उस ग्लास के अंदर, उस कंटेनर के अंदर आप वाटर फिल करें एंड उसको उसके ब्रिम तक फिल कर दो, ठीक? जब आप उसको ब्रिम तक फिल कर दोगे तो अपने आप को उस ग्लास के बिल्कुल लेवल पे लेके आ जाना, ठीक है? अपने आईज को उसके लेवल पर ले आना, ग्लास को तो कहीं रख देना और अपने आप को उसके लेवल पर ले आना। यू विल एबल टू ऑब्जर्व के ग्लास का जो फ्री सरफेस होना चाहिए, वाटर थोड़ा सा स्लाइटली उससे ऊपर भी आपको मिलेगा, लेकिन इन दैट कंडीशन ऑल्सो वो गिरेगा नहीं बाहर, यानी कि वो स्पिल नहीं होगा, लेकिन देर इज ऑलवेज अ स्कोप कि आप उसके ब्रिम से ज्यादा उसको फिल कर सके। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया Yes. ये सर यस सर। आर्ट बन जाता है ना? सर, मगर अब isn't that highly dependent on like आपका ब्रिम कौन सा शेप का है? लाइक अगर आउटवर्ड शेप हो तो माइट स्पिल आउट। नहीं, वो मेनिस्कस की बात बाद में, अभी हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है? ठीक है। ठीक है, और दूसरी बात, जो मेनिस्कस होते हैं बेटा, मेनिस्कस इज जनरली लो रेडियस वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर, लाइक कैपिलरी ट्यूब्स या टेस्ट ट्यूब्स, इसके अंदर ज्यादा इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं। एक ऐसा ग्लास जिससे कि आप पानी पीते हो, ठीक है, क्योंकि उसका रेडियस सफिशिएंटली लार्ज होता है, तो वहां पर मेनिस्कसेस ऑब्जर्व करना इज नॉट एन इजी थिंग, वो इजीली ऑब्जर्वेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है? ये सर। अगर आपको मेनिस्कस ऑब्जर्व करना है तो आपको कैपिलरी ट्यूब चाहिए, या फिर आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, या फिर आपको ब्योरेट चाहिए, जिसके अंदर वो इजीली ऑब्जर्वेबल हो सके। लेकिन एक एक ग्लास जिससे कि आप पानी पीते हो, उसके अंदर ये देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम जनरली नहीं देख पाते हैं ऐसे कंटेनर्स के अंदर जिनका के साइज इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस काफी बड़ा हो, ठीक है? तो अगर आप उस फ्री सरफेस की बात करें, ठीक है, तो वो जो फ्री सरफेस होता है, इट एक्ट्स लाइक अ स्पेशल मेम्ब्रेन।
अब आप उसके साइड वाले बिल्कुल एजेस को अगर आप देखें तो देन यू विल ऑब्जर्व कि वो एजेस ना ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो रही होंगी, ठीक है। वो एजेस जब फोल्ड होते हैं तो बिल्कुल सेंटर पर एक खिंचाव पैदा होता है, एक टेंशन पैदा हो जाती है। ये टेंशन पर यूनिट लेंथ होगी, तो जो फोर्स होगी वो इस लेंथ के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। एंड यू कैन आल्सो से कि उसने अपना एक कर्वेचर बनाया और वो कर्वेचर कैसा होगा, स्फेरिकल कर्वेचर होगा। तो हम कह सकते हैं दैट दीज फोर्सेस आर टेंजेंशियल टू दैट फ्री सरफेस, ठीक है। यस सर। अमृत अभी क्लियर है? Yes, sir. तो वो जो फ्री सरफेस होती है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। मतलब वहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। देखो ये ग्लास है, इस ग्लास का ये फ्री सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? Yes. अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं बेटा, ठीक है, देखो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो स्ट्रेच करने के बाद क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्लैट है, इसके ऊपर कोई मेनिस्कस बन ही नहीं रहा, यहां पर जो भी कोई टेंशन क्रिएट हो रही है, ये देखो ये टेंशन क्रिएट हो रही है ना, यहाँ पर दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। ये जो टेंशन बेटा यहाँ पर क्रिएट हो रही है, दिस टेंशन इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। देखो ये लाइंस दिख रही हैं, ये वाली, Yes, sir. है ना। वाटर के केस में इसी तरीके से ये मार्क्स आपको दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि वो कैसे एक्ट कर रहा होगा इसको। ये देखो ये आप ज्यादा क्लियर दिख रही है ना, Yes, sir. ठीक यस है। सर। तो वाटर या किसी भी लिक्विड के केस में ये ज्यादा क्लियरली दिखाई दे सकते हैं। और किसी लिक्विड में अगर इसको ज्यादा क्लियरली देखना है तो आज एक काम करना, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करना और दूध उबालना। वो जो मलाई आती है वो फ्री सरफेस के ऊपर रहती है और उसमें आपको इस तरीके से मार्क्स दिखाई देंगे, ऐसी सलवटें दिखाई देंगी। उसी से आप समझ सकते हो कि उसके सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन कितनी ज्यादा एक्ट कर रही है। यानी जितने ज्यादा वो मार्क्स प्रोमिनेंट होंगे, सरफेस टेंशन उतनी ही ज्यादा ऑब्जर्वेबल होगी वहां पर, ठीक है। सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो मर्करी के केस में। मरकरी की जितनी छोटी ड्रॉपलेट आप डालोगे और उसको फिर आप डिवाइड करोगे तो वो उतने ही फाइन स्फेयर में आपको अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी, ठीक है। एक और काम कर सकते हो आप, एक प्लेट लें आज घर पे, उस पर थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा दें, ये तो ठीक है। वाटरप्रूफ ऑब्जेक्ट्स पे भी वो होगा ना, डिस्प्ले होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि उस सरफेस की सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो जैसे आप उसके ऊपर वाटर डालेंगे तो वाटर उसमें ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। Yes. तो वहां पर टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट, अब सर्फेसेस इन कांटेक्ट क्या था, ऑयल एंड वाटर। तो उसी की वजह से सरफेस टेंशन डिसाइड होती है। यानी सरफेस टेंशन बेसिकली या एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन क्वाइट अ नंबर ऑफ थिंग्स। एक तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पेयर ऑफ मीडिया क्या है वहां पर, यानी हम कौन कौन से मीडियम्स यूज कर रहे हैं। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कंटेमिनेशन कितना है। एंड देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, टेम्परेचर आल्सो। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है बेटा इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। यानी कि वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर
कितना ज्यादा वो लिक्विड कंटामिनेटेड है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट लेवल ऑफ कंटामिनेशन के कोई चीज के ऊपर सरफेस टेंशन कितनी ज्यादा एक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन के बारे में। लिखा पहला इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। Yes, sir. तो पहला है इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। दूसरा होता है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ solute. So there are three different factors on which generally the surface tension depends. लिखो, the contamination of the liquid surface, the contamination of the liquid surface appreciably changes the contamination of liquid surface appreciably changes the surface tension. A highly soluble substance like sodium chloride when dissolved in a highly soluble substance like sodium chloride when dissolved in water increases the surface tension of water. Increases the surface tension of water. अब लिखो टेम्परेचर के लिए। सर फिर तो जैसे आपने अभी कहा, तो फिर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और व्हाटएवर वो भी तो अफेक्ट करेगा ना सरफेस टेंशन। बिल्कुल इफेक्ट करेगा, तभी तो हमने बोला इफेक्ट ऑफ सोल्यूट। अब आपने सोल्यूट डाला उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, कंटामिनेशन ही तो बढ़ा रहे हो ना। यस सर। तो जब कंटामिनेशन इंक्रीज कर रही है तो उसके इंक्रीज होने से सरफेस टेंशन भी इंक्रीज कर रही है। यस सर। सर फिर हाँ नहीं नहीं नहीं, इसी की दूसरी लाइन भी लिखो, लिखो फिर उससे क्लियर हो जाएगा। लिखो, बट sparingly soluble substances, but sparingly soluble substances like soap, phenol, when dissolved with water, decreases the surface tension. ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा देखो,
सोडियम क्लोराइड में और सोप में फर्क क्या है? जब आप सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। सर एक मिनट, आपने वो वर्ड क्या कहा था, बट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, उससे पहले क्या कहा था? बट स्पेरिंगली, एक सेकंड। बट स्पेरिंग। स्पेरिंग, SPARINGLY, sparingly ओके, थैंक यू सर। soluble, but sparingly soluble substances like बाकी हो गया soap and सर। phenol when dissolved with water decreases the surface tension. अब ये fully dissolve नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना? तो fully dissolve नहीं हो पाते हैं तो surface tension पर ऐसे soluble substances का जो impact होता है वो ये होता है कि surface tension decrease हो जाती है, ठीक है? यस सर। और जो fully soluble होते हैं like आपका sodium chloride, in that case surface tension increases. ठीक है सर। नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करते हैं। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बीच में देयर इज अ लीनियर रिलेशन एंड दिस पर्टिकुलर लीनियर रिलेशन इज नॉट गिवन इन योर बुक्स। इसको लिख लें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड द रिलेशन इज St is equal to S naught 1 minus alpha delta T, where St is surface tension at any temperature T degree Celsius. S naught is surface tension at 0 degree Celsius. और अगर हम अल्फा की बात करें बेटा तो अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ surface tension. Alpha is temperature coefficient of surface tension. So when the temperature increases, generally surface tension decreases and is zero at its boiling point. So surface tension is zero at the boiling point of any liquid. ठीक है? Yes, sir. क्लियर है ये बात? ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी तक के टॉपिक्स में किसी को कुछ पूछना है बेटा? No, sir. नो ठीक है, तो सरफेस टेंशन वाला पार्ट आई होप कि यहाँ से सबको क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लो बेटा, मॉलिक्यूलर रेंज। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो, मॉलिक्यूलर रेंज जनरली इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, लेकिन लिखो इसको, it is the maximum distance, it is the maximum distance up to which a molecule
can exert some appreciable force of attraction. It is a maximum distance up to which a molecule can exert some appreciable force of attraction. A molecule can A molecule can exert some appreciable force of attraction on other molecules. And it is in the order of 10 to the power minus 9 meters in case of solids and liquids. ठीक है? Yes, yes sir. sir. ठीक, तो यहां से बेटा surface tension का पार्ट ओवर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज surface energy. अच्छा मुझे ये बताएं, क्या कल क्लास रखेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ जब तक छुट्टियाँ तब Yes, तक sir. थोड़ी और टाइम के लिए रख लें, मतलब 2 आवर्स की. अभी सर फ्री हूँ, रख लें. yes हाँ तो कल 11:30 अपने जो टाइम हमने डिसाइड किया था उसी पे रख लें. हाँ yes sir. ठीक है, तो कल 11:30 to 1:30. ठीक है? ठीक है सर. ओके क्यों, सर. कोई और टाइम रखना है क्या बताओ? नहीं सर, बेस्ट सर टाइम है. बस दिक्कत ये है कि हमारा जो मैथ्स वाले हैं, उनका कल 8 AM एग्जाम है. हाँ तो कोई 8 AM है ना यार, मैंने तो 11:30 रखी है. ठीक है सर. हाँ तो कोई बात नहीं बेटा. तो कल 11:30 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एनर्जी, और वहां से हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप. और कल अगर 2 घंटे की क्लास होती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये वाला चैप्टर सरफेस टेंशन वाला कल खत्म हो जाएगा. ठीक है? ओके सर. चलो yes ठीक है, तो कल 11:30. ठीक है Okay. बेटा? yes sir. हाँ जी सर. ओके सर. ओके.